बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 विज़न करेंगे। इसमें हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई, कलर विज़न, कलर ब्लाइंडनेस एंड कलर कंट्रास्ट है। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के भी तौर पे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। कभी सिर्फ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आई भी आ जाता है इसके अंदर। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द आई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई बॉल की 3 लेयर्स होती हैं, द स्क्लेरेटिक कोट, द कोराइड कोट एंड द रेटिना। स्क्लेरेटिक कोट सबसे आउटर कोट होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो फ्रंट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है और बल्ज फॉरवर्ड करता है, उसको कॉर्निया कहते हैं, जो कि हमें सेंटर में यूजुअली हमें नज़र आता है। उसके बाद उसका एक जो बाकी का पार्ट होता है वो वाइट कलर का टफ पार्ट होता है और वो प्रोटेक्शन ऑफ द आई करता है। इस स्क्लेरोटिक कोट के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। सेकंड कोट कोराइड कोट होता है जो कि मिडल लेयर होती है। इसका भी जो फ्रंट पार्ट होता है कॉर्निया के पीछे उसको आइरस कहते हैं। आइरस कलर्ड पार्ट होता है जो कि आई के मिडल पोर्शन को कलर देता है, जैसे ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। और सेंटर ऑफ द आइरिस में एक ओपनिंग होती है जिसको प्यूपिल कहते हैं। बाकी की मिडल लेयर जो है वो सिंपली कोराइड कहलाती है और वो ब्लैकिश इन कलर होती है। उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि आई को ब्लड सप्लाई करते हैं। इसके अलावा वो सरप्लस लाइट को यानी कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। आइरिस की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से प्यूपिल का साइज बड़ा और छोटा होता है, जिससे अमाउंट ऑफ लाइट मेंटेन होती है जो कि आई में एंटर होती है। प्यूपिल के पीछे लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि एक मसल से सस्पेंडेड होता है। उन मसल्स को सिलियरी मसल्स या सिलियरी बॉडी कहते हैं। कॉर्निया और लेंस के दरमियान एक फ्लूइड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। सिलियरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से लेंस की शेप चेंज होती है जिससे इंसान अपना फोकस एडजस्ट करता है। थर्ड लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको रेटिना कहते हैं। रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ लेंस, सिलियरी मसल्स, आइरिस, प्यूपिल एंड कॉर्निया। इस रेटिना में 2 तरह के रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। उनकी साइज के लिहाज से ये उनका नाम है। रॉड्स एंड कोन्स के ज़रिए जो इमेज फॉर्म होती है वो नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट होके ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। लेंस और रेटिना के दरमियान जो आईबॉल की स्पेस होती है उसमें एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। रेटिना के जहाँ पे रेटिना का वो पोर्शन जहाँ पे ऑप्टिक नर्व एंटर होती है वो ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इमेज रजिस्टर नहीं होती है। ब्लाइंड स्पॉट के करीब ही एक येलो स्पॉट होता है जो कि तकरीबन रेटिना के सेंटर में होता है। इसको फोविया भी कहते हैं। ये एरिया ऑफ द क्लियरेस्ट विजन कहलाता है। अब हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ आई के ऊपर। तो आई बिल्कुल फोटोग्राफिक कैमरा की तरह काम करती है। जो आई का आउटर लेयर होता है वो जस्ट लाइक द आउटर पार्ट ऑफ कैमरा बॉक्स होता है। प्यूपिल जो है वो अपर्चर ऑफ कैमरे की जगह होता है जिससे हम लोग यूजुअली पिक्चर लेते हैं। जबकि कोराइड जो है वो डार्कर इनर पोर्शन ऑफ द कैमरा की तरह होता है जो कि सरप्लस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आइरिस डायफ्राम ऑफ द कैमरा की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल छोटा बड़ा होता है। इसी तरह सिलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस को
इसके साइज़ को चेंज करते हैं ताकि इंसान एकोमोडेशन कर सके, यानी कि नियर और डिस्टेंट विज़न कर सके, यानी हम आसानी से दूर और करीब की चीज़ देख सकें। रेटिना बिल्कुल केमिकल प्लेट ऑफ द कैमरा की तरह होता है। इसमें टाइनी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो वहाँ से ये नर्व करंट बनाते हैं और ऑप्टिक नर्व के ज़रिए वो ब्रेन तक जाती है। इन रिसेप्टर्स में से जो रॉड्स होते हैं वो एक्रोमेटिक लाइट को रिसीव करते हैं, यानी कि नॉन कलर विजन देते हैं, जबकि कोन्स जो हैं वो कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्रोमेटिक लाइट को रिसीव करते हैं। रेटिना के सेंटर में जो येलो स्पॉट होता है वहाँ पे कोन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि रेटिना के जो पेरिफेरी होती है यानी कि साइड्स पर रॉड्स ज़्यादा होती हैं। इसीलिए जब रेस ऑफ लाइट सेंटर ऑफ रेटिना पे पड़ती है तो हमें फुल सेंसेशन होती है, यानी कि हमें क्लियरेस्ट विजन मिलता है। जबकि अगर रेस ऑफ लाइट पेरिफेरी पे पड़े तो कोई भी कलर विजन हमें नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है। रॉड्स जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कॉन्स की बनिस्बत, तो डिम लाइट में कॉन्स इनएक्टिव हो जाती हैं जबकि रॉड्स एक्टिव रहती हैं, और डिम लाइट में इसीलिए कलर्स को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। अब इस चैप्टर का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू थ्योरीज ऑफ कलर विजन या थ्योरीज ऑफ विजन। तो इसमें 3 थ्योरीज हैं जो कि मेंशन की गई हैं हमारी बुक में। एक हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी, हैनिंग थ्योरी और लेड फ्रैंकलिन थ्योरी। हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी में जो H.V. हेल्महोल्ट्ज़ थे उन्होंने मॉडिफाई किया थ्योरी ऑफ यंग को, जो कि एक यूरोपियन फिजिसिस्ट थे। इसमें उन्होंने बताया है कि 3 काइंड्स ऑफ विजुअल रिसेप्टर होते हैं रेटिना में, एक रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए और तीसरा पर्पलिश ब्लू के लिए। ये कलर्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली डिटरमाइन होते हैं अपनी वेव लेंथ्स के ज़रिए। जैसे जो लाइट ग्रीन कलर की होगी उसकी जो वेव लेंथ होगी वो सिर्फ ग्रीन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी, जबकि रेड जो है वो रेड रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी, और येलो वेवलेंथ वाली जो लाइट होगी वो रेड और ग्रीन दोनों रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी, क्योंकि उस येलो की वेवलेंथ जो है वो रेड और ग्रीन के बीच में आती है। और वाइट लाइट में मिक्सचर होता है तमाम वेवलेंथ्स का, इसलिए वो तीनों काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कलर ब्लाइंडनेस की जो रीज़न है वो एब्सेंस ऑफ रेड और ग्रीन और बोथ काइंड ऑफ रिसेप्टर्स है। दूसरी थ्योरी जो है वो एम हेरिंग की थ्योरी है, जो कि एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग में। इन्होंने कहा कि 4 बेसिक कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, और 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक रिसेप्टर जो कि रेड एंड ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दूसरा येलो एंड ब्लू के लिए, और तीसरा ब्लैक और वाइट के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इनफेक्टिवनेस ऑफ और या डैमेज टू द रेड ग्रीन रिसेप्टर्स की वजह से होती है, और कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो येलो और ब्लू कलर्स देख सकता है। थर्ड थ्योरी है लेड फ्रैंकलिन की। इस थ्योरी के मुताबिक प्रिमिटिव मैन का कोई कलर विजन नहीं था, वो सिर्फ वाइट, ब्लैक और ग्रे को डिस्टिंग्विश करता था। अब जब ज़माना गुजरता गया तो जो वाइट कलर वाले रिसेप्टर्स थे वो स्प्लिट कर गए और उनकी 2 काइंड्स बन गई, येलो और ब्लू कलर के लिए। लेटर ऑन येलो वाले रिसेप्टर्स फिर स्प्लिट कर गए और फिर उनकी 2 काइंड्स बन गई, रेड और ग्रीन रिसेप्टर्स के लिए, ग्रीन कलर्स के लिए। अब अगर इस थ्योरी के मुताबिक फ्यूचर में मज़ीद रिसेप्टर्स बन सकते हैं और इंसान मज़ीद न्यू कलर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस, जिस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कलर ब्लाइंडनेस और उसकी टाइप्स लिखें। तो कलर ब्लाइंडनेस इज़ इनएबिलिटी टू सी कलर्स। इसकी माइल्डर फॉर्म जो है वो कलर वीकनेस कहलाती है। यूजुअली टू टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस होती हैं, डाइक्रोमेटिक और एक्रोमेटिक। डाइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी इन द परसेप्शन ऑफ रेड एंड ग्रीन सेंसेशंस की वजह से होती है। डाइक्रोमेटिक पर्सन वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे देखता है जब उसको रेड या ग्रीन ऑब्जेक्ट दिखाया जाए, लेकिन हो सकता है कि चूंकि उसने बचपन से ही इसको इस तरह से देखा हो कि उसको बताया गया हो कि पाकिस्तानी फ्लैग ग्रीन है, उसने उसको ग्रे ही देखा हो, मगर जो वो शेड ग्रे का देख रहा होता है उसको वो ग्रीन कहता है। इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स में वो पहचान कर सकता है। ये ब्लाइंडनेस जेनेटिक या हेरिडिटरी भी हो सकती है या फिर ये एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से भी होती है। कुछ डाइक्रोमेटिक कलर ब्लाइंड पर्सन्स जो हैं वो रेड और ग्रीन को तो रिकग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन उनके शेड्स को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। जैसे वो सी ग्रीन को या लाइट ग्रीन को या डार्क ग्रीन को रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इस तरह की कलर ब्लाइंडनेस जिसमें कुछ शेड्स को इंसान रिकग्नाइज नहीं कर सके उसको कलर वीकनेस कहते हैं। ड्यूटेरोनोपिया ऐसी कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें पर्सन जो है वो अनएबल टू सी शेड्स ऑफ ग्रीन, लेकिन रेड को देख सकता है। इसी तरह से वो पर्सन जो रेड को नहीं देख सकता लेकिन ग्रीन को देख सकता है उसको प्रोटेनोपिया कहते हैं। इसके अलावा ट्राइटेनोपिया है जिसमें पर्सन कैन नॉट परसीव ब्लू एंड येलो कलर, और ये ज़्यादातर डिजीज़ की वजह से होती है। सेकेंड टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस एक्रोमेटिक कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो कि टोटली कलर ब्लाइंड होती है। यानी कि कोई भी 4 बेसिक कलर्स जो हैं उनमें से कोई भी पर्सन नहीं देख सकता, यानी कि उसका कोई कलर विजन नहीं होता। वो ज़्यादातर ब्लैक, वाइट या शेड्स ऑफ ग्रे देखता है। ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है डिटेक्ट करना, क्योंकि पर्सन ने बचपन से अपने एक्सपीरियंस से कलर्स को मुख्तलिफ नाम दे दिए होते हैं, जो कि उसको शेड्स ऑफ ग्रे ही नज़र आते हैं, लेकिन वो उनको डिफरेंट नाम दे देता है और इसी वजह से वो उनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर लेता है। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो होता है कि एक्सप्लेन द कलर कॉन्ट्रास्ट या एक्सप्लेन द साइमल्टेनियस कलर कॉन्ट्रास्ट। अब कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? तो हमने हेरिंग की जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि 4 बेसिक कलर्स होते हैं। तो हेरिंग ने इसके साथ ये बताया कि जब ग्रीन और येलो लाइट रेटिना को स्ट्राइक करती है तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस शुरू होता है जिसको बिल्डिंग अप प्रोसेस कहते हैं या एनाबॉलिज्म, जो कि इस रिसेप्टर्स में हो रहा होता है। जबकि जब रेड, ब्लू या वाइट लाइट रेटिना पे पड़ती है तो वो एक ऑपोजिट इफेक्ट करती है रिसेप्टर्स में, जिसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जब दोनों ये प्रोसेसेस साथ हो रहे होते हैं तो रिजल्टेंट सेंसेशन जो आती है वो एक ब्राइटनेस की सेंसेशन होती है ग्रे कलर के साथ, और कलर सेंसेशन नहीं मिलती है। यानी कि एक ही स्पॉट ऑफ रेटिना पे अगर रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो एक वक्त में फॉल हो जाए या ऊपर तले फॉल हो जाए तो ग्रे कलर अपीयर होगा। इस फिनोमेना को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, यानी कि जो दो कलर्स जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाते हैं। और वो फिनोमेना जिसमें ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, इसको कलर कंट्रास्ट कहते हैं। कलर कंट्रास्ट की 2 टाइप्स हैं, या तो साइमल्टेनियस कलर कंट्रास्ट होता है या सक्सेसिव कलर कंट्रास्ट होता है। साइमल्टेनियस कलर कंट्रास्ट में जो एक्सपेरिमेंट हम करें उसमें अगर हम एक स्मॉल पीस ऑफ ग्रे पेपर लेते हैं 1/2 इंच का स्क्वायर शेप में, और वो येलो बैकग्राउंड जो कि 3 इंच स्क्वायर का होता है उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं।
तो जब उस ग्रे पेपर को देखा जाएगा तो उस ग्रे पेपर में एक टिंज ऑफ ब्लू नज़र आता है, क्योंकि ब्लू कॉम्प्लीमेंट्री है येलो बैकग्राउंड के। अगर इस येलो बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, यानी कि 3 इंच स्क्वायर की जगह 6 इंच स्क्वायर बना दिया जाए, तो ग्रे पैच के ऊपर जो ब्लू कलर नज़र आएगा वो ज़्यादा डार्क कर ब्लू होगा। इसी तरह से अगर बैकग्राउंड्स को चेंज कर दिया जाए, यानी कि ब्लू, रेड या ग्रीन बना दिया जाए, तो उस पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स नज़र आएंगे। जैसे ब्लू बैकग्राउंड पे जो ग्रे पैच होगा उसमें येलो टिंज नज़र आएगा। इसी तरह रेड बैकग्राउंड होगा तो ग्रीनिश टिंज नज़र आएगा। जबकि ग्रीन बैकग्राउंड के जब होगा तो ग्रे कलर पे रेडिश कलर नज़र आएगा। इसको साइमल्टेनियस कलर कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। सक्सेसिव कलर कंट्रास्ट। अगर हम अपनी आइज़ को फिक्सेट कर लें कुछ देर के लिए एक ब्लू स्क्वायर के ऊपर और फिर एक ग्रे स्क्वायर या ग्रे सरफेस को देखें, तो हमें उस ग्रे सरफेस पे येलो स्क्वायर या येलो कलर नज़र आएगा और कुछ सेकंड्स के लिए। इसी तरह अगर हम एक येलो स्क्वायर को देखें और फिर एक ग्रे सरफेस को देखें तो उसमें ब्लू कलर नज़र आएगा। जबकि अगर हम एक रेड स्क्वायर पेपर को देखते हैं और फिर उसके बाद एक ग्रे स्क्वायर पेपर को देखते हैं तो उसके ऊपर हमें ग्रीन कलर नज़र आता है। जबकि इसी तरह से ग्रीन को देखते हैं तो फिर बाद में ग्रे पे रेड पैच नज़र आता है। इस फिनोमेना को सक्सेसिव कलर कंट्रास्ट कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमने उस वक्त देखा जबकि हम फर्स्ट को देख चुके थे और वो डिसअपियर हो चुका था, यानी कि दोनों कलर्स को साइमल्टेनियसली हम इकट्ठा नहीं देख रहे थे। अगर यही फिनोमेना ब्लैक या वाइट कलर के साथ किया जाए तो इसको सिंपली सिर्फ सक्सेसिव कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, सक्सेसिव कलर कॉन्ट्रास्ट नहीं कहते, और या फिर उसको नेगेटिव आफ्टर इमेज भी कहते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा एग्ज़ाम्स में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।